नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान के प्रश्नों का हम अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। इस कड़ी में 90 प्रश्न तक हमने देख लिया, जिसमें देखा था कि मनुष्य के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। 91 से अब हम देखते हैं, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। तो ये बात हमने कई बार पढ़ा है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इंसुलिन के बारे में हमारा पूर्व ज्ञान क्या है, यहाँ पर रिकलेक्ट करते हैं। तो विकल्प डी तो इसका आंसर हो गया। लेकिन इंसुलिन का शरीर में काम क्या है? तो ब्लड में ग्लूकोज का नियंत्रण करना काम होता है इंसुलिन में का, ठीक है। तो यही इंसुलिन का स्राव नहीं होता है जब, मतलब अच्छा स्राव कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है। थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो अग्न्याशय में ही एक लैंगरहैंस की दीपिका होती है, वहीं से इंसुलिन स्रावित होता है। और थोड़ा बारीकी में बात करेंगे तो अग्न्याशय के लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका से यानी बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। और इसी के स्राव से ब्लड में ग्लूकोज का नियंत्रण होता रहता है। लेकिन जब ये स्राव कम हो जाता है, यानी कि इसका निकलना कम हो जाता है इंसुलिन का, तो व्यक्ति एक रोग से प्रभावित हो जाता है जिसका नाम है मधुमेह, और अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। ये तो फैक्ट हो गए और समझ भी। अब इससे जुड़े कुछ और बात है जो विविध वाले प्रश्नों में पूछ लेता है, जैसे कि विश्व मधुमेह जागृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिए 14 नवंबर को ही चिल्ड्रन डे, जब मिठाई बांटते हैं वो 14 नवंबर को ही मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु, जिसको अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, तो वायरस के कारण होता है, ठीक है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। वायरस के बारे में जब बात कर ही रहे हैं, अच्छा पहले एड्स के बारे में एक दो बात कर लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आपको याद होगा। अच्छा, एड्स का जो फुल नेम है वो क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 1 दिसंबर तो मैंने बोल ही दिया कि विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं। विषाणु के बारे में बात करते हैं। विषाणु से होने वाले रोग और कौन कौन से हैं? तो देखिए, विषाणु से मेनिंजाइटिस होता है, ट्रेकोमा, छोटी माता, खसरा, गलसुआ और रेबीज, यानी कि जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ये रोग भी होता है विषाणु से ही, ठीक है। कुछ और रोग हैं विषाणु से होने वाले, जैसे कि चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू ज्वार और पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस या जॉन्डिस कहते हैं। तो ये भी विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स किसके कारण होता है? तो अभी हमने देखा था कि विषाणु यानी कि वायरस के कारण एड्स होता है। और एड्स से जुड़ी हुई 3 4 5 फैक्ट कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक एलिसा टेस्ट भी होता है एड्स की पहचान के लिए, तो ये भी याद रखना है। इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है एड्स होने पर, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये हो जाने से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है वो कम जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अव्यवस्थित होने लगता है। और एलिसा टेस्ट के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV से एड्स रोग होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और तो बाकी सारा फैक्ट अभी अभी हमने बात की। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो पहला तो फैक्ट यही हो गया, ध्यान रखना है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से यानी कि वर्ण के अंधत्व से पीड़ित होते हैं, तो ये फैक्ट है। और दूसरा इसमें इसका आंसर क्या है? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुषों में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा तो वाई होता है, तो यही कारण है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते थे। इस क्वेश्चन को पता है कथन कारण के रूप में भी बनाया जा सकता है। लिख देगा ऊपर में कथन और लिखेगा स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, कारण उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो उसमें से यही इसका आंसर सही हो जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो, कि कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। एस्पिरिन कहाँ से? एस्पिरिन एक दवा है ना। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वर मतलब बुखार को हरने वाला दवाएं वेदना निवारक का काम करती है, मतलब दर्द निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो विलो वृक्ष की छाल से किसे प्राप्त किया जाता है? एस्पिरिन को। नेक्स्ट, अच्छा, सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया निवारक जो कुनैन होता है, तो कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष के छाल से। और अभी हमने पढ़ा कि बिलो वृक्ष की छाल से एस्पिरिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और एस्पिरिन क्या है? एक ये जो मतलब कि वेदना निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का उर्वरक हम करते हैं गेहूं की खेती के लिए, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है।
तो बस इतनी ही बात थी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र क्लोरोफिल ही होता है, तो ये तो फैक्ट आपको पता ही होगा। व्याख्या में वही बात लिखा हुआ है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, तो एक तरह का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया का शुभारंभ कौन करता है? तो क्लोरोफिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। फोटोसिंथेसिस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और वैसे फोटोसिंथेसिस होने के लिए पौधों में यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? कच्चा पदार्थ क्या है? तो CO2 चाहिए होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O चाहिए होता है यानी कि जल चाहिए होता है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल चाहिए होता है और प्रकाश चाहिए होता है। तो 4 चीज़ें रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अगर कोई पेड़ पौधा कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कहीं पर ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है, तो ये भी फैक्ट एक ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई है तो वो पुष्प होता है यानी कि फूल होता है, अंग्रेजी में इसको फ्लावर कहेंगे, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब इससे जुड़े हुए 4-5 फैक्ट है जिस पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। जैसे सबसे पहला ये कि काम क्या होता है? तो फल बनाने का काम और उसके अंदर बीज निर्माण करना, ये दोनों काम होता है पुष्प का, ठीक है। अच्छा, एक होता है कि पुमंग और जायंग। तो पुमंग क्या है? पुमंग दरअसल नर जनन भाग होता है पुष्प का, और जायंग क्या होता है? तो जायंग मादा जनन भाग होता है पुष्प का, ठीक है। और वास्तविक जनन भाग होता है पुमंग नर जनन भाग, वास्तविक जनन भाग, और जायंग मादा जनन भाग, वास्तविक जनन भाग। तो अब ये तो हो गया पुमंग और जायंग। कुल मिलाकर ऐसे याद रखिए, पुमंग नर से संबंधित है, जायंग मादा से संबंधित है, ऐसे करके। कार्य तो हो ही गया है, कार्य पर बात। नेक्स्ट ये है कि अब इसमें एक होता है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एंथोलॉजी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? तो पुष्प का अध्ययन करते हैं, और इससे पहले भी हमने कई अध्ययन के बारे में बात किया है ना। तो वो वाले सारे भी रिपीट अभी ही कर देता हूँ। जैसे एक पढ़ा था कि माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? तो लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत हम लाइकेन का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा 4 और थे, क्या क्या था? पहला था कि जियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं अध्ययन? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन करते हैं। सीरोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सीरम का अध्ययन करते हैं। और ऑस्ट्रोलॉजी साइंस के ब्रांच का जो मतलब साइंस का ब्रांच जो ऑस्ट्रोलॉजी है उसके अंतर्गत हम हड्डियों की पढ़ाई यानी हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारे 8 अध्ययन के पाठ हो मतलब अध्ययन से संबंधित जो फैक्ट थे उसको हमने देख लिया। और इसमें था कि एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्प विज्ञान मतलब पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात यह है कि जो पूर्ण पुष्प होगा यानी कि फुल फ्लावर जो होगा वो 4 चक्र उसमें होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देखा है अभी कि ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है ये सहायक अंग होते हैं पुष्प के, और पुमंग और जायंग जो होते हैं ये दरअसल आवश्यक अंग होते हैं। पुमंग क्या होता है? तो पुष्प का नर जनन भाग होता है, और जायंग क्या होता है? तो स्त्री जनन भाग यानी मादा जनन भाग होता है ये पुष्प का, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे 3-4-5 वीडियो का ना 3-4-5 मिनट का ना एक खान सर का वीडियो पड़ा हुआ है फ्लावर पर, तो ऑफिशियल में नहीं है, शायद कहीं और है यूट्यूब पे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्लावर के बारे में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अच्छा लगता हो ना तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी।